नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 कुल 40 लोकसभा सीटों के हिस्से, कुछ सुने कुछ अनसुने किस्से हम सुनाने आए हैं आपको। तो इन तमाम खबरों के बीच जब जहां तमाम दावे, तमाम वादे, आरोप प्रत्यारोप आप तक पहुंच रहे हैं, हमारी कोशिश है कि इन किस्सों को, इन कहानियों तक हम आप तक पहुंचाएं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे और सुनिए हर कहानी बीएसटीवी के साथियों की जुबानी। ये झुकी झुकी सी नजरें, ये लंबे लंबे सलाम, ये गाड़ियों के काफिले एक दिन हमारा दिमाग ना खराब कर दें। ये बात कही थी बीजेपी के सबसे विद्वान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में, और जगह थी उज्जैन। तब अटल जी नए नए विदेश मंत्री बने थे। अटल जी की बात को बहुत संजीदगी से लिया बीजेपी और तब के जनसंघ ने। तब से लेकर आज तक उज्जैन में केवल 2 बार ही कांग्रेस जीती है। इस बार चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद का दृश्य बदला है, डॉक्टर मोहन यादव यहां से जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, तो जाहिर तौर पर यहां पर बीजेपी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिख रही है। कांग्रेस के पास यूं भी तब से लेकर अब तक जो लोकल लीडरशिप है उसका बड़ा टोटा रहा है। मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट पर 6 बार से कमल खिल रहा है। 2009 को छोड़ दिया जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते 1996 से लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं। इस सीट की मज़ेदार पहलू ये भी है कि यहाँ पर कमल लगातार खिल तो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की अधिकांश सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी सीट पर जीत नहीं सके। इस सीट का दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ पर बीजेपी लंबे समय तक रही। इसके अलावा कांग्रेस भी इस सीट पर लंबे समय तक जमी रही, लेकिन मौजूदा दौर में ये सीट बीजेपी का गढ़ है। विडंबना ये भी रही इस सीट की कि यहाँ पर महिलाओं को मौका नहीं दिया। आज़ादी के 7 दशक बाद भी यहाँ पर महिलाओं को चुनाव लड़ने की दरकार है। न बीजेपी ने मौका दिया महिलाओं को, न कांग्रेस ने। राजनीतिक पार्टियों की मिलीजुली कहानी वाली लोकसभा सीट होशंगाबाद सीट की विशेषता है कि यहाँ कास्ट फैक्टर कभी काम नहीं किया, जबकि अमूमन इलेक्शन में देखा जाता है कि कास्ट फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन यहाँ कास्ट फैक्टर कभी नहीं बटा। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर 5 बार के सांसद सत्ता से रहे हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन बात करें यहाँ की सियासत की, तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं जो बीजेपी के ही कब्जे में हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में भी बीजेपी का कब्जा यहाँ पर रहा है और 2009 से ही राव उदय प्रताप सिंह यहाँ से सांसद चुने गए हैं। हालांकि 2009 में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद साल 2014 और साल 2019 में उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा। हालांकि हर बार वो जीतते आए हैं। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि देश के जाने माने नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का होम ग्राउंड जबलपुर ही था। उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही पढ़ाई की थी और वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो ना ही उन्होंने जबलपुर संसदीय सीट से कोई चुनाव लड़ा और ना ही उनकी पार्टी को कोई विशेष तवज्जो मिली। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का करियर, उनकी सफलता उन्हें बिहार से ही मिली, जहां वे सांसद भी रहे और लगातार संसद तक भी पहुंचे। बहरहाल 1996 तक जबलपुर संसदीय सीट कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पाले में गिरती रही, लेकिन 1996 के बाद जबलपुर संसदीय सीट पर ठहराव देखने को मिला और लगातार ये सीट बीजेपी की मजबूत सीटों में गिनी जाने लगी। फिलहाल 28 सालों से जबलपुर संसदीय सीट पर बीजेपी का मजबूत कब्जा है और लगातार यहां कमल ही खिल रहा है। सतना
मंडला लोकसभा सीट चुनावी लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कुछ बेहद ही रोचक किस्से इस सीट से जुड़े हुए हैं। यहाँ से सांसद चुने गए 3 नेता बाद में 3 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल चुने गए, जिसमें आपको बता दें गुलरेश अहमद, अजीज कुरैशी और अर्जुन सिंह का नाम शामिल है। तो वहीं एक और बेहद ही रोचक किस्सा इस सीट से जुड़ा हुआ है, वो यह है कि यहाँ से 2 पूर्व सीएम एक साथ चुनाव हारे हैं। जी हाँ, जो नेता पहले पूर्व में सीएम रह चुके हैं वो यहाँ से सांसदी का चुनाव हारे हैं, जिसमें आपको बता दें वीरेंद्र शकलेचा और अर्जुन सिंह का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव में किसी सीट पर दर्जनों प्रत्याशी होना नई बात नहीं है, लेकिन सागर संसदीय सीट एक ऐसी सीट थी जहां पर लंबे समय तक लोकसभा प्रत्याशियों का अकाल बना रहा। यहां पर 1990 तक महज 2-4 प्रत्याशी ही मैदान में हुआ करते थे। एक अजब संयोग ये भी जुड़ा हुआ है कि करीब 17 चुनावों में 13 प्रत्याशी सागर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नागरिक ही सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। एक संयोग ये भी है कि इस सीट पर एक पार्षद को सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। राज बहादुर सिंह ऐसे पार्षद थे जो सांसद चुनकर दिल्ली में संसद पहुंचे। रतलाम लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में यहां से दिलीप सिंह भूरिया ने जीत हासिल की थी, लेकिन दिलीप सिंह भूरिया की मृत्यु के बाद यहां पर उनकी बेटी निर्मला भूरिया को टिकट दिया गया और वो उपचुनाव में अपना चुनाव हार गई। और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गुमान रही ये रतलाम लोकसभा सीट से गुमान सिंह डामोर बीजेपी के नेता ने जीत हासिल की, और उसके बाद से ही अब ये बीजेपी जीत का सिलसिला कायम रख पाएगी या नहीं, ये 2024 के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस सीट की एक और खास बात है, यहाँ पर 12 बार भूरिया उपनाम के नेता ने जीत हासिल की है। जहां कांतिलाल भूरिया ने अब तक 5 बार, तो दिलीप सिंह भूरिया 5 बार कांग्रेस में रहकर और 1 बार बीजेपी में रहकर यहां जीते हैं। ऐसे में लगातार जो कांग्रेस का गढ़ रही सीट अब बीजेपी के पाले में आएगी या नहीं, इसका इंतजार है। राजनीति का ये अंदाज पुराना है, जीत के लिए भाई को भाई से लड़ाना है। कुछ ऐसा ही नज़ारा 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर बैतूल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने मकड़ाई राज घराने के अजय शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अजय शाह के भाई विजय शाह, जो कि उन्हीं की लोकसभा सीट से विधायक हैं, को प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी और उनके भाई ने उनके खिलाफ जोरदार प्रचार किया। इसके अलावा संजय शाह, जो कि अजय शाह के एक और भाई हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक रहते हुए जोरदार प्रचार प्रसार किया और ये प्रचार प्रसार खूब सुर्खियां बटोरता नजर आया। 2008 में कोरबा सीट अस्तित्व में आई, जिसका इतिहास बड़ा ही मिला जुला रहा है। 2009 में एक बार जहां यहां पर अब बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं 2 बार कांग्रेस ने यहां पर बाजी मारी। 2009 में चरणदास महंत को कांग्रेस ने मौका दिया और 2009 में वहां से संसद चुने गए। वर्तमान में ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत की पत्नी, वहां पर मौजूदा सांसद है। और 2009 के बाद जब यहां पर 3 चुनाव हुए, तब यहां पर कोई भी जीत दर्ज नहीं कर सका है। वर्तमान में मौजूदा जो सांसद है ज्योत्सना महंत, कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी ने सरोज पांडे को इस लोकसभा सीट के लिए मैदान पर उतारा हुआ है। बेगम और नवाबों के इतिहास और भोपाल के तालों की खूबसूरती के लिए भोपाल लोकसभा सीट को जाना जाता है। 1967 के बाद यदि बात की जाए जनसंघ की, तो जिस प्रकार से जनसंघ को भोपाल लोकसभा सीट में जीत मिली, उसके बाद 1984 में भोपाल गैस कांड कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भोपाल लोकसभा सीट घातक होती हुई दिखाई दी। हालांकि 1979 में जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी को भोपाल लोकसभा सीट में जीत मिली, उसके बाद से ही 1 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी का गढ़ भोपाल लोकसभा सीट कही जाती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद जिस प्रकार से करारी हार मिली, उससे साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है।
बात अगर बालाघाट लोकसभा सीट की जाए तो उसमें 2 साल सबसे अहम थे। पहला साल था 1989 का और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साल था 1998 का। 1998 की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। जीत का सवेरा बीजेपी यहां पर लेकर आई और 26 साल बाद भी बीजेपी यहां पर कायम है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साल था 1989 का, जब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर सभी बड़े नेताओं को पटकनी दी। भारी अंतर से ये निर्दलीय प्रत्याशी जीता था और उसका नाम था कंकर मुंजारे। हालांकि वो सिर्फ 11 महीने तक ही अपने पद पर बने रहे। वर्ष 1962 में अस्तित्व में आए लोकसभा क्षेत्र दमोह की सबसे खास बात यह रही है कि यहाँ पर जनता ने स्थानीय ही नहीं बाहरी प्रत्याशियों को भी अपना प्रेम और अपना विश्वास बराबर जताया है। वर्ष 1962 से वर्ष 1977 तक यहाँ बाहरी प्रत्याशी ही जीत का स्वाद चखते आए हैं, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं वराहगिरी शंकरगिरी। वर्ष 1971 में कांग्रेस ने तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी के पुत्र वराहगिरी शंकरगिरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। यह वो दौर था जब महज कांग्रेस की टिकट पा लेने वाला व्यक्ति खुद को जीता मान लेता था। इस चुनाव में भी यही हुआ और वराहगिरी शंकरगिरी जनता के आशीर्वाद से भारी भरकम मतों से जीते। वह यहाँ से जीते, यहाँ से सांसद बने और लोकसभा तक भी गए। लेकिन यह बात अलग है कि शायद ही कभी वह दोबारा इस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ की स्थिति और हालात देखने आए हों। खजुराहो लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां हमेशा से स्थानीय नेताओं को टिकट देने की मांग होती रही है। वजह है यहां पर बाहरी नेताओं को आके चुनाव लड़ना और उसके बाद सांसद बनने पर राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना। फिर चाहे वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, पूर्व सीएम उमा भारती हो या नागेंद्र सिंह। पूर्व सीएम वीडी शर्मा ने 2019 में इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीते। उमा भारती इस सीट से 4 बार सांसद बनी और उससे पहले सतना के रहने वाले नागेंद्र सिंह भी यहीं से सांसद बने थे। बीजेपी ने इस बार इसी सीट पर फिर से बाहरी प्रत्याशी वीडी शर्मा को टिकट दिया है। सियासी टर्मिनोलॉजी में अभेद्य किला, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। अभेद्य किला यानी कि वो सीट जहां पर लगातार किसी एक पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहा हो। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ऐसी सीट है जो इस अभेद्य किले शब्द का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ ना कभी किसी की लहर चली, ना किसी का असर चला। जहाँ आज़ादी के बाद से लगातार वोट हाथ के पंजे के निशान पर पड़ा। जहाँ से 73 साल के सियासी सफर में अगर देखा जाए तो जहाँ पर कांग्रेस को हरा पाना किसी भी दूसरी सियासी पार्टी के लिए लगभग नामुमकिन साबित हुआ। नामुमकिन इसलिए क्योंकि अगर बात की जाए तो इमरजेंसी के बाद जब पूरे देश में जनता का गुस्सा कांग्रेस के प्रति था, उस समय भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से संसद में कांग्रेस के प्रत्याशी गार्गी शंकर मिश्रा पहुंचे। गार्गी शंकर मिश्रा के बाद कमलनाथ रिकॉर्ड 9 बार इस सीट से सांसद चुने गए और न केवल कमलनाथ बल्कि उनकी पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ भी एक बार संसद में चुनकर इसी सीट से पहुंचते रहे हैं। चुनाव में बहुत ही कम वोटों से हार जीत के किस्से खूब हैं। अधिकतर सीटों पर कभी कभी ऐसे रोचक चुनाव हुए हैं, लेकिन देवास शाजापुर सीट इससे अब तक अछूती है। इस सीट पर अब तक के लोकसभा चुनाव में मुकाबला कभी भी नजदीकी नहीं रहा। यहाँ जीत का अंतर बड़ा ही होता है। वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो जीत का सबसे कम अंतर 1957 में 1.2% रहा। इसके बाद जीत का अंतर हमेशा ज्यादा ही रहा है। 2014 के चुनाव में जीत का अंतर 24.5% पर पहुंच गया। 2009 के पहले तक इस लोकसभा क्षेत्र का नाम शाजापुर था, लेकिन इसे बदलकर देवास शाजापुर लोकसभा सीट कर दिया गया। इस बीच परिसीमन भी हुआ, जिसमें कुछ विधानसभा सीटें जोड़ी गई तो कुछ को हटा दिया गया, लेकिन यहाँ के मतदाताओं की तासीर अभी भी नहीं बदली। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीट यानी दुर्ग लोकसभा सीट, जहां पर 25 सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के मोहन लाल जैन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो सांसद बनकर आए। उसके बाद 1996 से लेकर 2009 के चुनाव तक फिर से बीजेपी का कब्जा रहा और 2014 के चुनाव में ताम्रध्वज साहू ने
जीत दर्ज कराकर कांग्रेस की वापसी कराई, लेकिन फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीत लिया। यूँ तो जांजगीर लोकसभा सीट के कई सारे किस्से हैं, लेकिन इन सब में एक रोचक किस्सा है, वो ये कि यहाँ कभी भी स्थानीय प्रत्याशी को जीत ही नहीं मिली। कमोबेश बाहरी प्रत्याशी ही यहाँ से जीत दर्ज कर दिया। यहाँ तक कि बसपा के संस्थापक स्वर्गीय कांचीराम भी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, हालांकि उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद भी जांजगीर लोकसभा सीट से ही चुनकर आई। मिनी माता गमद्वार यहाँ से 4 बार सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सरगुजा सीट पर राज गठन के बाद से कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। यहाँ तक कि विधानसभा में बढ़त के बाद भी कांग्रेस इस सीट पर अपना झंडा फहराने का इंतजार कर रही है। 2019 के चुनाव में यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी। बावजूद इसके भाजपा की प्रत्याशी रेणुका सिंह जीतकर केंद्रीय मंत्री बनी। प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो भाजपा ने लरंग साय के अलावा कभी यहां से प्रत्याशी रिपीट नहीं किया। 1989 और 1998 के अलावा हुए हर चुनाव में भाजपा नए चेहरे के साथ मैदान में उतरी और हर बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही। खंडवा लोकसभा सीट एक ऐसा सीट जहां पर बीजेपी लगातार यहां पर जीतती आई है। बीजेपी ने पहली बार यहां पर 1996 में नंद कुमार सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। नंद कुमार सिंह चौहान ने बीजेपी के पैमाने पर खड़े उतरते हुए यहां पर कमल खिलाया। यह सिलसिला लगातार 3 बार चला और 2009 में बीजेपी का यह सिलसिला यहां पर थम सा गया। एक युवा चेहरा कांग्रेस के अरुण यादव ने यहां पर जीत का परचम लहराया, लेकिन वर्ष 2014 जैसे ही मोदी लहर आया, मोदी लहर में पूरा सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ पर अरुण यादव को करारी शिकस्त मिली थी नंद कुमार सिंह चौहान से। नंद कुमार सिंह चौहान ने 2014 में एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की थी। ये जीत का सिलसिला 2019 में भी लगातार जारी रहा, लेकिन वर्ष 2022 में नंद कुमार सिंह चौहान की दुखद मौत के बाद ये सीट खाली हो गई। लिहाजा यहाँ पर वर्ष 2022 में उपचुनाव कराने पड़े। उपचुनाव में बीजेपी ने नंद कुमार सिंह चौहान के शागिर्द ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया, जिसे पैमाने पर खड़े उतरते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी यहाँ पर परचम बीजेपी का लहराया। सीधी नाम पर मत जाइए, इस लोकसभा सीट की सियासी चाल सबसे टेढ़ी है। दरअसल सीधी लोकसभा सीट पहले शहडोल से ही जुड़ी हुई थी। 1962 से लेकर 1991 तक कांग्रेस ने यहां अपनी पैठ जमाई। हाल फिलहाल में बीजेपी का ये गढ़ कहा जाती है, क्योंकि 2014, 2019 और पिछले कुछ चुनावों में लगातार हैट्रिक बीजेपी ने यहां से पाई है। लेकिन सीधी लोकसभा सीट के सियासी समीकरण पर यदि नजर डालें तो ये किस्सा जुड़ा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल भैया के साथ, और साथ ही उनके भाई रण बहादुर सिंह चुनावी मैदान में रहे। दोनों ही भाई यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट एक परिवार में विवाद की वजह बनी है। राजगढ़ का किस्सा बेहद रोचक है। 1999 में राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने 80 के दशक के फेमस किरदार कृष्ण, जो कि देश भर में अपनी किरदार के कारण पूरे देश भर में फेमस रहे, उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारती है। बता दें कि उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि देश भर में वो जहां जाते थे उनके पैर छुए जाते थे, उनकी आरती की जाती थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या राजगढ़ की जनता दिग्विजय सिंह के भाई और दिग्गज नेता लक्ष्मण सिंह को जिताएंगे या फिर कृष्ण को अपना मत देंगे? जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो सब कोई हैरान रह गए। बता दें कि राजगढ़ की जनता ने बाहर के कृष्ण को न चुनकर घर के लक्ष्मण को चुना। जनसंघ हमेशा से राजगढ़ सीट पर बाहरियों को ही टिकट देती थी, मुंबई वालों को ही टिकट देती थी। लेकिन राजगढ़ के इस नतीजे से ये साफ हो गया कि राजगढ़ की जनता बाहरियों को जिता नहीं सकती, वो केवल किले और किले में रहने वालों को ही अपना नेता चुनती है। राजनांदगांव लोकसभा सीट ये छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए यह सीट जीतना जो है प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। एक तरफ पृष्ठभूमि में खड़े हैं एक्स सीएम रमन सिंह, तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन माना जाता है कि मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद के बिना
यहाँ जीत पाना मुश्किल है। बस्तर लोकसभा सीट में हमेशा की तरह इस बार भी महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक में है। अगर हम बात करें बीते चुनाव की तो सन 1971 से लेकर के 2019 तक पुरुषों की तुलना में महिलाओं मतदाताओं की संख्या इस बार भी ज्यादा है और यह क्रम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी है। एक नज़र अगर बात करें तो राज्य गठन के बाद पहली बार बस्तर लोकसभा सीट में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कायम हुई थी, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी क्योंकि हमेशा की तरह बंदूक के साए में रह करके यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती होती है। इस बार सुरक्षा बल भी मुस्तैद है और तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। महिला बहुलता वाली बिलासपुर की वह महत्वपूर्ण सीट जिसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है, जिस पर अभी तक कोई भी जो महिला प्रत्याशी है वह संसद के दहलीज तक जो कदम नहीं रख पाई है। हालांकि कांग्रेस ने 2009 और 2014 में महिला प्रत्याशी उतारा जरूर, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि जितने जो प्रत्याशी बिलासपुर के रहे हैं उनमें 17 चुनावों में 10 प्रत्याशी जो बिलासपुर के रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, पुन्नू लाल मोहले, खेलन लाल जांगड़े समेत जो जितने जो प्रत्याशी हैं जो मुंगेली से आते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू को बिलासपुर सीट के लिए मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की वो सीट जहां बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपना बाहरी प्रत्याशी बुलाया था। हम बात कर रहे हैं मंदसौर लोकसभा सीट की। मालवा की गादी कहे जाने वाले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे 8 बार लोकसभा सीट से जीतते आ रहे थे और 1989 से लेकर 2004 तक जो कांग्रेस है वो बीजेपी को हराने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन जो जीत है वो कांग्रेस के हाथ से हमेशा फिसलती जा रही थी। इसी के चलते कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली से अपना एक बाहरी प्रत्याशी बुलाया। 32 साल की युवा नेता मीनाक्षी नटराजन इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से लड़ने जा रही थी। सबको यही उम्मीद थी कि डॉक्टर पांडे ही इस बार का चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो लोगों की उम्मीद से एकदम विपरीत आए। इस बार का चुनाव डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे हार गए और युवा नेता मीनाक्षी नटराजन इस बार का चुनाव जीत गई। रीवा का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। अनरिजर्व रही इस सीट पर कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक पाई है। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रीवा की जनता का पूरा समर्थन मिला है, तो वहीं 1971 के चुनाव में रीवा के राजा मार्तंड ने निर्दलीय पक्ष से जीत हासिल कर अपना लोकसभा में पहला कदम रखा। 1989 में यमुना प्रसाद शास्त्री एक बार फिर जीते, लेकिन पार्टी जनता दल रही। 1991 और 96 के हुए चुनाव में बसपा पार्टी प्रत्याशी को रीवा का पूरा समर्थन मिला, तो वहीं 1998 से बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि केवल 13 महीने तक ही चला। 1999 में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटी। सुंदर लाल तिवारी को यहां से सांसद चुना गया, लेकिन इसके बाद 2009 में बसपा प्रत्याशी को छोड़ 2004 से ही रीवा का पूरा समर्थन और प्यार बीजेपी को मिल रहा है। सफेद सोने की धरती खरगोन, ये क्षेत्र मशहूर है अपनी कपास की खेती के लिए। विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो ये क्षेत्र हमेशा ही लगभग जो है कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देते हुए आया है। 2023 का विधानसभा चुनाव भी कुछ इसी तरीके का रहा, जहां पर 8 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं पर ही केवल जो है बीजेपी अपना झंडा ऊंचा कर पाई, वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते ये क्षेत्र अपनी तासीर बदल देता है। यहाँ से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 8 बार बीजेपी ने अपना लोकसभा चुनावों में झंडा ऊंचा किया है, वहीं 5 बार कांग्रेस का झंडा ऊंचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के विषय में इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि रेल का मुद्दा जो है इस क्षेत्र पर जीत की चाबी बनता है। बीते हर चुनाव में रेल की पटरी इस क्षेत्र का जो है बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अभी तक विकास की रफ्तार में रेल का मुद्दा जो है वो दबा हुआ दिखाई दे रहा है और इस चुनाव में एक बार फिर लोकसभा 2024 का मुद्दा भी इस क्षेत्र में रेल की पटरी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट अशोक, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान, ये ऐसे नाम हैं जो है अपने क्षेत्र पर के महारथी हैं।
मगर इनके बीच में एक चीज कॉमन है, विदिशा लोकसभा सीट। हालांकि मौर्य साम्राज्य के भारत के इतिहास में बनने के पहले सम्राट अशोक यहाँ के गवर्नर थे। साथ ही विदिशा लोकसभा सीट से सांसद अटल बिहारी चुने गए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार विदिशा लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ के सांसद बने हैं। हालांकि बात की जाए विदिशा लोकसभा सीट की, तो जहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री भी कहीं ना कहीं विदिशा लोकसभा सीट ने दिए हैं, वहीं बीजेपी का गढ़ कही जाती है विदिशा लोकसभा सीट। हालांकि शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं, जिसके चलते विदिशा लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। रायगढ़ लोकसभा ने छत्तीसगढ़ को 2 मुख्यमंत्री दिए। अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे अजीत जोगी, यहाँ से दिल्ली पहुंचे और बाद में वे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। दूसरा, विष्णुदेव साय जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, वह यहाँ से लगातार 4 बार सांसद रहे और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे युवा लोकसभा सीट है। 16 साल से लगातार यहां सांसद चुने जा रहे हैं। 2008 के परिसीमन के बाद ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा सीट पहले अस्तित्व में नहीं रही हो। 1952 में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जा रहा था, तब टीकमगढ़ लोकसभा सीट का अस्तित्व था। यहाँ से लगातार सांसद चुने गए, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ से लगातार बीजेपी के ही सांसद चुने जा रहे हैं और ये अब तक बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, जिससे कांग्रेस को भेदरे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1989 से लेकर लगातार जब टीकमगढ़ लोकसभा सीट परिसीमन में आ रही थी, तो कभी टीकमगढ़ और खजुराहो में इस क्षेत्र का अस्तित्व चलता रहा और 1989 और 91 से लगातार 4 बार यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सांसद चुनी गई। लेकिन वर्तमान में टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे इस पूरे किले को भेद पाएगी, एक अहम सवाल है। इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने वाले अरविंद नेताम के रह जाने के बाद पिछले 6 चुनाव में भाजपा का यहाँ जो है कांकेर लोकसभा में दबदबा रहा। इस बार के जो कांकेर लोकसभा के चुनाव की जो सीट है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों की नज़र जो है कांकेर लोकसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि महज 6,914 वोट से ही सिर्फ कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो हारे थे। इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है अब बस्तर में और कांकेर लोकसभा में दमखम लगा रही है। इसीलिए वो जो है इस सीट पर कांग्रेस को हो या बीजेपी, दोनों की नज़र इस सीट पर टिकी हुई है। बात करेंगे धार लोकसभा सीट की। 14 बार इस सीट पर चुनाव हो चुका है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ से अभी तक एक बार भी किसी भी सांसद को मंत्री पद नहीं मिला केंद्र सरकार में। ये बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विक्रम वर्मा को राज्यसभा के कोटे से मंत्री जरूर बनाया गया था। एक और बात कि यहाँ पर जिन जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा या जीता, उनके पत्नी या बेटे जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें कभी जीत हासिल नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई दिग्गज हो जिसने रायपुर संसदीय सीट से चुनाव न हारा हो। विद्याचरण शुक्ल की बात करें, श्यामाचरण शुक्ल की बात करें, सत्यनारायण शर्मा, प्रमोद दुबे, भूपेश बघेल जैसे कई दिग्गज नेता इस सीट पर हार चुके हैं। इसके साथ ही अगर इस सीट की इतिहास की बात करें तो काफ़ी अनकही बातें हैं। 1992 से लेकर 1997 तक इस सीट पर 2 प्रतिनिधि चुने गए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य कृपलानी भी इस सीट पर सांसद रह चुके हैं। वहीं थोड़े और अगर इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ की पहली लोकसभा सदस्य मिनी माता और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाले अगम दास भी इस सीट पर जीत चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा अगर जीत की बात करें तो 7 बार से रमेश बैस यहाँ पर सांसद रहे और अब महाराष्ट्र के वे राज्यपाल हैं। किस्सा एक पूर्व मुख्यमंत्री का, किस्सा एक ऐसी नेत्री का जिसने अपनी राजनीतिक शुरुआत तो मध्य प्रदेश से की, लेकिन सफलता के झंडे गाड़े दूसरे प्रदेश में। किस्सा राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया का। साल था 1984। भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बनकर उतरी विजया राजे सिंधिया। सामने थे कांग्रेस के प्रत्याशी और दतिया के महाराज कृष्ण सिंह जूदेव और जनता दल से पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह। जब चुनाव के नतीजे आए उसमें बुरी तरह से वसुंधरा सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश का कभी रुख नहीं किया
लेकिन वसुंधरा की हार इस सीट पर इतिहास लग गई। इतिहास का यह कमाल, पिछले 40 साल में बीजेपी इस सीट पर सिर्फ एक बार हारी, वो साल था 1984। महासमुंद सीट एक बेहद ही ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक और ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है, पूर्व गृह मंत्री, वहीं बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को इस सीट से मौका दिया है। और बहुत ही दिलचस्प एक बात इसमें ये भी एक भी है कि 11 प्रत्याशी जब मैदान पर उतारे गए थे 2014 के चुनाव में, तो इसमें 7 निर्दलीय प्रत्याशी समेत 11 जो प्रत्याशी हैं, उसमें चंदूराम साहू के नाम से जो प्रत्याशी है यह उतारे गए हैं। और महासमुंद सीट से रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू आमने सामने एक दूसरे के साथ मैदान पर हैं। 1957 की अगर बात की जाए तो ग्वालियर पश्चिम मोरेना क्षेत्र जो था उसको इसमें जोड़ा गया था। 1962 में कांग्रेस ने विजय राजे सिंधिया को टिकट दिया था और उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो वहीं जब मोरेना जो क्षेत्र अलग हुआ ग्वालियर से, तो उसके बाद 2009 की अगर बात की जाए तो 2009 में यहाँ से उषा रावत निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने चुनाव लड़ा। 1996 की अगर बात की जाए तो यहाँ से ओमवती निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने चुनाव लड़ा। 1971 की अगर बात की जाए तो यहाँ से चमेली बाई जो भारतीय क्रांति दल की नेता थी और उन्होंने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवारी की थी और उन्होंने जीत दर्ज नहीं कर पाई और नाम मात्र ही इन तीनों के वोट आए, जिससे देखा जाए तो यहाँ जो महिलाएं हैं उनको टिकट आज तक नहीं राष्ट्रीय पार्टी द्वारा दिया गया है। ग्वालियर का किस्सा आगे बढ़ता है और जुड़ता है गुना लोकसभा सीट से। इन दोनों ही जगहों से सिंधिया परिवार का गहरा नाता रहा है। एक ठिकाना है तो दूसरा डेब्यू फील्ड। गुना लोकसभा सीट हमेशा से सिंधिया परिवार के लिए ओपनिंग फील्ड रहा है। सबसे पहले यहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 1957 में चुनाव लड़ा और इसके बाद 1971 में माधवराव सिंधिया ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीते। 2002 में हुए उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यहीं से अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया था। वैसे माना यह भी जाता है कि यहाँ पर पार्टी कोई मायने नहीं रखती, बस दिखता है तो सिंधिया परिवार का नाम। शायद यही वजह है कि 1977 में माधव राजे सिंधिया ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी अंतर से वो जीते थे। हालांकि 2019 में ये मिथक टूटा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्यादे ने ही उन्हें यहाँ से चुनाव हराया था। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ की सबसे महत्वपूर्ण सीट, जहां से कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजनीति की रणनीति की शुरुआत की जाती थी। मध्य प्रदेश में जब भी कई अहम बड़े फैसले लिए जाते थे तो उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का जो है वो हस्तक्षेप होता था। अगर हम बात करें इस आज़ादी के बाद से तो नंदलाल जोशी जैसे, कन्हैयालाल खादीवाला और प्रकाश चंद सेठी जैसे बड़े नेता जो है यहाँ पर रणनीतिकार हुआ करते थे। लेकिन अगर बात की जाए 1990 की तो 1990 के बाद सुमित्रा महाजन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में प्रकाश चंद सेठी को एक करारी हार दी थी और उसके बाद निरंतर 8 इस लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत लाकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की इस गढ़ को भेद कर बीजेपी का गढ़ बना दिया। किस्सा ग्वालियर लोकसभा सीट का जो हर चुनाव में किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती है। अव्वल तो सिंधिया राज परिवार का गढ़ हर चुनाव यहाँ पर कोई न कोई कहानी गढ़कर जाता है। ऐसा ही रोचक किस्सा किसी सिंधिया से नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हार से जुड़ा हुआ है। 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टिकट पर ग्वालियर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। लेकिन जब उन्होंने 1984 के लोकसभा इलेक्शन में अपना नामांकन दाखिल किया तो ग्वालियर में कांग्रेस ने यहाँ के महाराज माधवराव सिंधिया को उनके सामने चुनाव मैदान में उतार दिया। आलम यह रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया से लाखों मतों से हार गए। इस सीट पर पारंपरिक रूप से जीतने वाले लगभग 5 चुनाव जीतने वाले ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया को भी इस सीट से बाहर जाना पड़ा क्योंकि उनकी राजनीतिक पकड़ यहाँ कमजोर हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी नई सियासी जमीन गुना में तलाशी। तो ये थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी 40 लोकसभा सीटों के अलग अलग किस्से। उम्मीद है इनमें से कुछ आपने सुने होंगे, हो सकता है कुछ इनमें से ना भी सुने होंगे। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। धन्यवाद।